हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीता ज्ञान हब 9। अगर आप क्लास 9 सोशल साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं ऑफ द बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड बियॉन्ड पार्ट 1, तो आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेकर आ रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन में। फ्रेंड्स, पार्ट ए में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 5 का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन किया था, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके साथ कवर करे थे। अगर आज और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट बी, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 6 to 9। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, डेमोक्रेसी और इलेक्शन, और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ये चारों चैप्टर्स कवर करेंगे। तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आपको एक वन शॉट रिवीजन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि क्विक रिवीजन हो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टाइल में पूरी प्रेपरेशन, लास्ट मिनट प्रेपरेशंस हो जाएं, तो यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज we will have a complete and easy revision of all the remaining chapters in one shot. So let's begin with the chapter democracy. अब democracy का मतलब होता है it is a system of government जहाँ पर लोगों के पास अल्टीमेट पावर होती है। वो सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों को इलेक्ट करते हैं इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। और डेमोक्रेसी के जो बेसिस हैं वो हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स और ड्यूटीज़। मतलब अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स और ड्यूटीज़, तो डेमोक्रेसी किसी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इट कांट बी अ ट्रू डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी बेसिकली उसका यही मतलब है, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। India is the world's largest democracy with over 96.8 crore voters as per 2024। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और फंडामेंटल राइट्स को। अब इंडिया में जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। जैसे कि हमने अभी पिछले हिस्ट्री के चैप्टर में जो लेसन 5 है उसमें पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे एट वैदिक टाइम, लाइक सभा, समिति एंड विधिता। एंशंट रिपब्लिक जैसे घाना, संगास, यहाँ पर भी प्रैक्टिस होता था कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। बुद्धा संगा इलेक्टेड डिस्कश इलेक्टेड थ्रू डिस्कशंस एंड वोटिंग। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है डिक्लाइन हो गई, क्योंकि वो आकर हमें कंट्रोल करने लगे। इंडियंस की बात नहीं सुन रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फिर फाइनली इंडिया बहुत साल तक ब्रिटिश रूल में रहने के बाद दे स्टार्टेड विद अ फ्रीडम स्ट्रगल, एंड दे struggle was based on democratic ideas. Finally, India 15th August 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ। और इंडिपेंडेंट होने से पहले ही इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा बिटवीन 1946 to 1949। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम से एनफोर्स नहीं करा हमने। वी वेटेड फॉर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारे लिए हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट डेट था, क्योंकि इस दिन हम 1930 से अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, अपने फ्लैग को अनफर्ल कर रहे थे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को हो गए थे। इसलिए
We waited for 26 January to come, and 26 January 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करा, मतलब उसको लागू करा, एंड वी बिकेम अ रिपब्लिकन कंट्री जिसमें कोई भी इलेक्टेड हेड, सारे इलेक्टेड हेड होंगे, कोई भी हेरिडिटरी या मोनार्की हेड नहीं होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हम अब डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पॉपुलर सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मल्टी पार्टी सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ वर्नेबल ग्रुप्स। तो ये सारे, इतने सारे 7 पॉइंट्स जो हैं आपको लिखने हैं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप 5, किसी भी 5 को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। और अगर आपका सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है ऑन ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है जो अल्टीमेट पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। पीपल हैव द अल्टीमेट पावर। वो गवर्नमेंट जो होती है वो पावर लोगों से, सिटीजन से डिराइव करती है, क्योंकि लोग उन्हें वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो अलाउड है फॉर ऑल सिटीजन्स above 18, they have the right to vote. रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सब इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ। तो कोर्ट्स अगर डिस्प्यूट सेटल करते हैं वो दे सेटल अकॉर्डिंग टू द लॉ, प्रोटेक्ट होते हैं सिटीजन्स by the rule of law, people are protected from the misuse of power, and rule of law की वजह से ही justice और accountability होती है in the country। फंडामेंटल राइट्स इंडिया में जो हैं आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये जो राइट्स होते हैं ये हमारी लिबर्टी, डिग्निटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, लागू करता है। जुडिशरी इंटरप्रेट करता है लॉ को। और इंडिया में ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं सबकी सेपरेट सेपरेट पावर्स हैं, पर एक ऑर्गन अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे, इसलिए हम इंडिया में जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ चेक्स एंड बैलेंस भी है, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करा जा सके। तो अगर लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है और कोई भी लॉ अगेंस्ट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है उसको। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल होता है, पर एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको हटाने के लिए रेज करा जा सकता है इन द लेजिस्लेचर। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। गवर्नमेंट आंसरेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल होनी चाहिए टू द पीपल, एंड सिटीजन कैन मॉनिटर द गवर्नमेंट। अब मॉनिटर हम कैसे गवर्नमेंट को कर सकते हैं? थ्रू वोट्स, थ्रू पब्लिक डिबेट्स, थ्रू सिविल सोसाइटीज़। इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो है इट केम इन टू बींग विच हेल्प्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी। सो एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है, आपको पता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस। अब मल्टी पार्टी सिस्टम ही इंडिया के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्स ग्रुप्स हैं, अलग अलग ओपिनियंस और इंटरेस्ट के लोग हैं, इसलिए जो है मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के लिए सूटेबल है। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है या जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो 2-3 पार्टीज़ मिलके कोलिशंस बनाती हैं, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है, उनको क्वेश्चन करता है।
एंड देन द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्नेबल ग्रुप्स. वर्नेबल ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जो वीक हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो इन सेक्शंस के लिए, इन वर्नेबल ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस मेंशन्ड हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज पीपल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को हेड, जहाँ पर स्टेट के सारे डिसीशंस होते हैं. लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनिसपैलिटीज़, विलेज पंचायत, इलेक्शन कमीशन होती है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराती है. जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉज को. मीडिया होती है जो लोगों को इंफॉर्मेशन देती है about the government, about the society, about the social issues. Accountable, it holds the government accountable, government को question करती है. इसके अलावा सिविल सोसाइटी मतलब हम लोग, पीपल ऑफ द कंट्री. CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है. और ये एक ऐसा सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो empowered होता है to audit all receipts and the expenditure of the government of India and the state government. तो इससे बहुत अकाउंटेबिलिटी हो सकती है. उसके अलावा जो आपका CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होती है, एक ऐसी बॉडी है जो सेटअप करी गई अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. ये बॉडी रिजॉल्व करती है कंप्लेंट्स एंड अपील्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, ताकि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को जो आती हैं टू दिस बॉडी, ये इसके लिए डेमोक्रेसी को और ट्रांसपेरेंट बनाती हैं. इसके अलावा लोकपाल. लोकपाल मतलब लोग जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जो कर चाहते हैं करप्शन ना हो, तो लोकपाल बिल आपको पता है इनिशिएट हुआ इंडिया में. देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती है जो विजिलेंस मतलब अवेयरनेस स्प्रेड करती है इन इंडिया अमंग्स द पीपल. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रोल ऑफ द मीडिया. अब मीडिया आपको पता है न्यूज़पेपर्स, टीवी, सारे रिपोर्टिंग्स, मैगजीन्स, ये सब मीडिया है. तो ये इंडिया के या ये एक डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर कहलाते हैं. ये सिटीजन्स को इन्फॉर्म्ड रखते हैं अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिनारियोज. वो रेज करते हैं पब्लिक इश्यूज को. वो इनक्रेज करते हैं पब्लिक डिबेट्स को. पब्लिक डिबेट्स, टॉक शोज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं ओवर द मीडिया, ताकि गवर्नमेंट को बताया जा सके कि लोग एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं. एंड मीडिया जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करती है, मतलब उससे क्वेश्चन कर सकती है. एंड ओवरऑल जो है मीडिया, इट प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. डेमोक्रेसी जो है दो टाइप की होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब सिटीजन्स एक जगह बैठ कर डिसीजन लेते हैं एंड लॉज डिराइव करते हैं मिलकर. एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे इंडिया की है, उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसमें लोग अपने इलेक्टेड लीडर्स को जो है इलेक्ट करते हैं, ताकि वो इलेक्टेड लीडर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को में लॉज बना पाए. इंडिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे इंडिया के केस में हम ले लें तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव हो गए. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज कर सकता है, इनको क्वेश्चन कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म. और इंडिया के केस में प्रेसिडेंट जो है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसका बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल USA है. प्रेसिडेंट जो है वो दोनों चीज़ों का हेड होता है, स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी. Executive is independent of the legislature, but the president has great powers in the presidential form of government.
डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को फॉलो करती हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। और कनाडा में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है और हेरिडिटरी हेड होता है, किंग और क्वीन, जिसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, मतलब सब लोग एक जगह बैठकर डिसीशंस लेते हैं, लॉज बनाते हैं। यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वेयर द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ मतलब एक लॉ जो सबके लिए सेम हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो मतलब गवर्नमेंट से हम क्वेश्चन कर सकें, और फ्रीडम एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इसलिए वी हैव द लार्जेस्ट वोटर्स इन आवर कंट्री। इलेक्शंस जो हैं इंडिया में वेरियस लैंग्वेजेस में कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखता है कि किस एरिया में किस लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उसी हिसाब से जो है जो वोटिंग मशीन्स में जो ईएमआई मशीन जो होती हैं उसमें वेरिएशंस करते हैं वो। 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस हैं इंडिया में, यू कैन इमेजिन कितना बड़ा नंबर है। मोर देन 2800 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में, बोथ स्टेट रीजनल। इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं इवन इन द रिमोट एरियाज जहाँ पर चाहे एक वोटर रहता हो। इंडियन डेमोक्रेसी एक्सक्लूसिव है, डाइवर्स है और पार्टिसिपेटरी है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इंडिया में अगर हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें तो लोएस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत होते हैं, सिटीज़ में म्यूनिसपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। ग्राम सभा जो है वो एक ऐसा यूनिट है ऑफ द ग्राम पंचायत जो बैठता है, वे डिस्कशंस आर कैरीड एट द विलेज लेवल। डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जेठीपुर ग्राम पंचायत गुजरात में, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे स्पेशल ग्राम सभा कंडक्ट करी जाती हैं, विमेन पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव है एंड इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को वो बहुत इनिशिएट करते हैं, बहुत मानते हैं और करते हैं उसको लागू। साउथ मनु बंकुल पंचायत जो है त्रिपुरा की है, वो एक वेमेन फ्रेंडली पंचायत है और बहुत सारे हेल्थ और सैनिटेशन इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टार्ट करे हैं। साउथ मनुबुंकल पंचायत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनिशिएट करा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब एक विमेन ग्रुप होता है जो अपनी सेविंग्स इकट्ठी करके अपने मेंबर्स को ही लोन देता है। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी हाई इन त्रिपुरा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें तो वो all the people in the village are involved, so people participation is very high. It looks after the local development of the area and it is inclusive governance, मतलब लोग लॉज बनाने में अपने बजटिंग अपना क्या कौन सा डिसीजन लेना है, विलेज में क्या करना है, ये सब में लोग और जो इलेक्टेड हेड्स हैं मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसे इसलिए हम कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज़ इंक्लूसिव। विमेन एंड डेमोक्रेसी, इंडिया में विमेन को राइट्स मिली वोटिंग की 1915 में। हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो करते हैं, मतलब सब लोगों को अबव द एज ऑफ 18 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कलर सेक्स रिलीजन उनको वोटिंग राइट्स मिलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है विमेन को रिजर्व कर दी है उनके लिए सीट्स इन द पंचायत्स एंड म्यूनिसपैलिटीज़। Many states provide 50% reservation to the women in the local bodies. So women greater representation कर रही हैं in democracy, which is strengthening and it is empowering women.
एंड वेमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ इंक्रीजिंग. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो 2005 में पास हुआ, जिसमें जो सिटीजन्स थे उनको राइट थी कि वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस. सो राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, और गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक या गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो हमें आंसरेबल हैं, उनको हमें जवाब देना होगा. नाउ वी कम टू द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. क्या मेन चैलेंजेस हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इलिटरेसी. इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर बहुत सारे लोग इंडिया में इलिटरेट हैं. Poverty is one of the main reasons why India is not becoming a superpower. क्योंकि बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी है. तो इन द सोसाइटी अलग अलग मुद्दों को लेकर इनइक्वालिटी होती है. डिफरेंस बिटवीन मेन एंड women, difference due to we are belonging to a particular caste, religious inequalities होती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, मेन को प्रिविलेज पोजीशन मिलती है देन विमेन. देन रीजनलिज्म, कुछ रीजन्स इंडिया के अंडर डेवलप्ड हैं और कुछ बहुत प्रॉस्परस है. सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है बिटवीन द पीपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन. फेक न्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारा जो है उथल पुथल, रॉयट्स, प्रोटेस्ट होने लगती है. तो और लोगों के माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फेक न्यूज़. इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया. मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया. तो मीडिया जो है एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, पर कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं ओवर द सोशल मीडिया. और जैसे कि आपको पता है सब लोग आजकल सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है वो आग की तरह फैल जाती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज जो हैं अच्छे से लागू नहीं करी जाती हैं. देन पब्लिक अपथी इज़ देयर वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड. सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये हमारी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और ट्रस्ट को क्वेश्चनेबल बनाते हैं. हम डाउट करते हैं कि इज़ डेमोक्रेसी गुड और नॉट. इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई इन द ईयर 1975 फ्रॉम टू 1977. ये एक नेशनल इमरजेंसी थी, पूरी कंट्री में लगाई गई. फंडामेंटल राइट्स लोगों के उस समय ले लिए गए, सस्पेंड कर दिए गए. प्रेस सेंसरशिप थी, मतलब प्रेस कुछ बिना पूछे गवर्नमेंट से छाप नहीं सकती थी. सैंक्शन लेना ज़रूरी था. पॉलिटिकल लीडर्स बहुत लार्ज नंबर में, जो स्पेशली ऑपोजिशन के लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया. डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स रिस्ट्रिक्ट हो गए. हमारा राइट टू गो टू द टू द कोर्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड. एमरजेंसी पीरियड जो है वो अल्टीमेटली फाइनली एंड हुआ इन द ईयर 1977 आफ्टर 18 months ऑफ इमरजेंसी. इलेक्शंस फिर कराए गए और डेमोक्रेटिक रूल दोबारा से इंडिया में स्थापित हुआ, स्टैब्लिश हुआ. तो इससे ये पता चला कि इंडिया के लोग डेमोक्रेसी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते. और इंडिया में डेमो बहुत सारे सिटीजन्स हैं. अब सिटीजन्स के भी कुछ रोल हैं जो उनको परफॉर्म करने चाहिए. एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसको वोट रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, मतलब सोच समझ कर वोट डालना चाहिए. क्योंकि उससे आपके करेक्ट लीडर्स अगर इलेक्ट होंगे, अच्छे लीडर्स इलेक्ट होंगे, तो कंट्री अच्छे हाथों में जाएगी, गवर्नेंस अच्छी होगी. वी शुड स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब हमें न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए. सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये समझ सकें.
then we should respect laws, we should follow the laws, and we should use सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली. कुछ अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. देन प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि पार्क्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, तो इनको हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. ये हमारी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमें इसको कोई भी हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. वी शुड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विसेज जैसे ट्रीज लगाना, अपने कंट्री को साफ रखना, रोड्स को साफ रखना. देन प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी इन द कंट्री. तो ये तो एक कंट्री का एसेंस है. अगर लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से साथ रहेंगे तो कंट्री में पीस रहेगा, और अगर पीस रहेगा तो कंट्री नेचुरली डेवलप जरूर होगी. इसी तरह से अब हमारे लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, की कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इनफैक्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वी हैव पॉपुलर सॉवरेनिटी, क्योंकि हमारे जो इलेक्टेड हेड्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सब इलेक्टेड है. कोई भी पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी नहीं है, और हम अपने डिसीशंस खुद ले सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम फॉलो करते हैं. ऑल पीपल अबव द एज ऑफ 18, irrespective of their class, color, sex, religion, they have the right to vote. Fundamental rights हम enjoy करते हैं. 6 fundamental rights हैं हमारे पास. पर एट द सेम टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मैंशनड है, क्योंकि आपको पता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ को हैंड इन हैंड, वो इकट्ठे जाती हैं. अगर हमें अपने राइट्स इंजॉय करने हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी चाहिए. Then we follow the principle of rule of law, means the same law is equal for everyone, whether it is the president or an ordinary citizen. There is separation of power. तीनों organs जो executive, parliament और judiciary हैं, इनकी अपनी अपनी separate powers हैं. इंडिया एक फेडरल कंट्री है. वी आर फॉलोइंग फेडरलिज्म, मतलब जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में लिखा हुआ है कि सेंटर किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी और स्टेट किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा. वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से डरे बिना लॉज बना, आई मीन अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकता है. वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. सो इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम ही सूटेड है. डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है. आपको पता है कि जो अर्बन लेवल पे है वो म्यूनिसपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और विलेज लेवल पे हमारी ग्राम पंचायत है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फीचर है डेमोक्रेसी का, कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमें जानने का हक है, और हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं. और आपको पता है, क्योंकि सेंसरशिप ऑफ प्रेस नहीं है इंडिया में, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और राइट टू जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटेबिलिटी को और डीप रूटेड करती है इन अ कंट्री लाइक इंडिया. द 7th चैप्टर इलेक्शंस. अब इलेक्शंस जो हैं, वाई दे मैटर, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं. सो इलेक्शंस आपको पता है इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी इलेक्ट आर गवर्नमेंट, आर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इलेक्शन इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच सिटीजन्स एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. और इलेक्शंस जो होते हैं रेगुलर और पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए. जैसे इंडिया में इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years कराए जाते हैं. इलेक्शंस वो अलाउ करते हैं पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स
जो है हमारे बिहाफ पे लॉज बनाते हैं, इलेक्शंस जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बनाते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव्स अगर जो इलेक्ट हुए थे पिछले बार अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं करा होगा तो पीपल उनको वोट नहीं देते हैं। Voting is a principle which means which through which citizens exercise their right to choose their representative। मतलब वोटिंग एक ऐसी प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। अब इलेक्शन जो है एक प्रोसेस है जिससे कि सिटीजन्स अपने राइट टू वोट जो हमारी एक राइट है उसको हम फुलफिल कर पाते हैं। और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट टू वोट जो है बहुत रिस्पॉन्सिबली जो है निभानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे लीडर्स इलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट अच्छी बनेगी। गवर्नमेंट अच्छी बनेगी तो डेवलपमेंट होगी, ना ही हमारी पर पूरे देश की। सो इलेक्शंस जो हैं वो पीरियोडिकली होने चाहिए सो दैट द गवर्नमेंट कैन सीक फ्रेश मैंडेट। मतलब लोग क्या चाहते हैं फ्रॉम द पीपल। अगर पीपल सेटिस्फाइड नहीं है तो उस गवर्नमेंट को रूल आउट करेंगे, उसको वोट आउट करेंगे और कोई और गवर्नमेंट चूज होगी जो गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करेगी। इलेक्शन जो है वो प्रमोट करती है रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। इलेक्शंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में हम डायरेक्टली वोटर्स जो हैं चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो हम इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस लोकसभा के लिए होते हैं, विधानसभा के लिए होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के लिए होते हैं। और इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस हैं इसमें सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ और लीडर्स को इलेक्ट करता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब इंडियन इलेक्शन मशीनरी जो है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब कि इलेक्शंस फ्रीली कराए जाते हैं, कोई फेयरली कराए जाते हैं। गलत मेथड्स अगर होते हैं तो वहाँ पर री इलेक्शन होता है। ट्रांसपेरेंसी होती है गवर्नमेंट में, जैसे वोट काउंट होते हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है कैंडिडेट को मानना होता है। जब वोट काउंट हो रहे होते हैं या जब वोटिंग हो रही होती है तो डिफरेंट पार्टी मेंबर्स वहाँ पर बैठकर देख सकते हैं कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसी तरह जब काउंटिंग होती है तो अलग अलग पार्टीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ बैठकर ऑब्जर्व करते हैं कि सारा प्रोसीजर फेयरली हो रहा है या नहीं। तो दैट इज़ हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट है। अब इंडिया में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उसमें आप अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्शंस इंडिया में बहुत लार्ज स्केल में कराए जाते हैं। एक बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है इसलिए प्रॉपर लॉज बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इलेक्टोरल सिस्टम है, एक प्लान मैनर में कराए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ डन एट नेशनल एज वेल एज स्टेट एंड लोकल लेवल ताकि आराम से स्मूथली इलेक्शंस कराए जाते हैं। पूरी एक डेट लाइन निकलती है जिस दिन किस दिन कहाँ पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस होंगे, ताकि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इस इलेक्शंस को मॉनिटर कर पाए और ठीक से इलेक्शंस हो पाए। इलेक्शंस में इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंडक्ट कराती है इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, सिविल सोसाइटी मतलब हम लोग जो इलेक्शंस में जाकर वोट देते हैं। इसके अलावा जो मीडिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पर करती है, कवर करती है इलेक्शंस को। वोटर्स जो जाकर वोट देते हैं। तो इलेक्शन जो है एक तरह का मेला होता है जब इंडिया में होता है। इंडिया में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो डिटर्मिन करता है कि वोट्स जो है कैसे कार्ड्स कास्ट होते हैं, कैसे हर सीट के लिए एक कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्ट होता है। तो अगर हम इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दोनों
ये इलेक्टोरल मेथड्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, इससे हम लीडर्स इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं फॉर द लोकसभा एंड द विधानसभा। इसमें क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो जीत जाता है फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। चाहे एक वोट ज़्यादा मिला हो तभी वो रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसको हम पीआर सिस्टम कहते हैं, उससे हम इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वी इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया में जो विधान परिषद के जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो अब हम डिटेल में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे आते हैं, तो ईच वोटर वोट्स फॉर वन कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। जो उस कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है इलेक्शन। विनिंग ऑफ द कैंडिडेट डज नॉट नीड मोर देन 50%। मतलब अगर सपोजिंग 100 वोटर्स हैं, 100 में से सबसे ज़्यादा वोट एक जने को 35 वोट्स मिले, बाकी जो 65 वोट्स थे वो अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में डिवाइड हो गए, पर सबसे ज़्यादा वोट जिसको भी मिले हैं वो इलेक्ट हो जाता है। और इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड द विधानसभा, मतलब स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। एक तरह का इलेक्शन सिस्टम होता है मेजॉरिटी सिस्टम। इसमें ईच वोटर votes for one candidate that receives more than 50% of the votes wins. If no candidate receives more than 50%, the top two candidates compete in the second round. तो द कैंडिडेट जिसको मेजॉरिटी मिलती है इन द सेकेंड राउंड वो इलेक्शन जीत जाता है। सो राउंड वन में सपोजिंग यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राउंड वन में एक जने को 35%, एक जने को 30% मिला, एक जगह 25% मिला। किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट्स नहीं मिले हैं, तो इसलिए राउंड टू में जो 35% वाला है और 30% ये दोनों हाईएस्ट कंटेंडर्स थे, ये सेकेंड राउंड में आते हैं। इनके बीच में इलेक्शंस होता है, जिसको मेजॉरिटी मिलती है जो वो जना इलेक्ट हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें इसका एग्जाम्पल होता है जिसमें वोटर्स जो होते हैं वोट करते हैं फॉर द पॉलिटिकल पार्टी रादर दैन फॉर द इंडिविजुअल। जैसे कोई कैंडिडेट के लिए हम वोट नहीं कर रहे, हम सीधा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर पार्टी ए बी सी डी, हम इसके लिए वोट करते हैं। सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स रिसीव्ड। अगर पार्टी ए को 40% वोट्स मिल रहे हैं तो उसको 40% सीट्स मिलेंगे। पार्टी सी को केवल 20% वोट्स मिले थे तो उसको सीट्स भी 20% मिलेंगी। देयरफॉर पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। मतलब हर पार्टी को जिसको 40% मिले हैं वो अपनी 40% सीट्स के लिए किन कैंडिडेट्स को उन पोजीशंस पे लाना चाहती है वो पार्टी खुद डिसाइड करती है। तो इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो यूज़ होता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इंडिया में हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद पीआर सिस्टम। इसमें क्या होता है, वोटर्स प्रेफरेंसेस देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड फर्स्ट। कैंडिडेट हु रिसीव्स द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स इज वोट्स कॉल्ड द कोटा आर इलेक्टेड। तो जिनको मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं वो इलेक्ट होता है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। द कैंडिडेट जो वोटर्स होते हैं, द वोट्स आर ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रेफरेंस मार्क्ड ऑन दोज बैलेट पेपर। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सबने जो दिया है, पहले तो वोट काउंटिंग होती है कि किसको किसके कितने कितने वोट्स मिले। तो अगर कोटा के हिसाब से वो जना इलेक्ट नहीं हो रहा तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करते हैं। फिर अगर तब भी नहीं हो रहा तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट करते हैं। तो ये
प्रोसेस जो होती है कंटिन्यू रहती है टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज़ इलेक्टेड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में 5 कैंडिडेट्स हैं। वोट वोटर्स rank the candidate by giving them preference in the ballot paper by 1 2 3 4 5। तो votes are counted, transferred and the candidates are elected step by step until the required number is reached। तो ये एक टेक्निकल थोड़ा सा प्रोसेस है। तो इंडिया में हम पीआर सिस्टम में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। Laws governing the elections in India, तो मेजर जो laws हैं इंडिया में जो गवर्न करती हैं, दैट इज़ द लॉ representation of the people act 1950, representation of the people's act 1951 and the presidential and vice presidential election act of 1951। अब जो 1952 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, इसमें इट डील्स विद कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा, इलेक्शन कैंपेन कैसे करी जाएगी, वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा, और पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर कोई होंगे तो वो कैसे सेटल करे जाएंगे, इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रुथफुल होने चाहिए, अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 ये डील करता है विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब सीट्स कैसे दी जाएंगी, किस जगह, मतलब कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने कैंडिडेट्स इलेक्ट होंगे। डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी की होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करा जाता है। देन प्रेपरेशन ऑफ द रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, उनके नाम हटते हैं, जो लोग 18 साल के हो गए उनके नाम ऐड होते हैं, कुछ लोग इधर से उधर जो होते हैं एरियाज़, उनके जो रेजाइडिंग एरियाज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए अपडेशन होनी होती है इलेक्टोरल रोल की। तो वोटिंग राइट्स ऑफ द citizens are also given to all people who are 18 and above without any discrimination। so ये जो laws हैं ये help करती हैं to maintain the integrity, the transparency and accountability of the elections। अब इलेक्शंस के दौरान कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं, जैसे गिफ्ट्स दिए जाते हैं या प्रॉमिस करा जाता है टू इन्फ्लुएंस समवन टू कंटेस्ट, टू विड्रॉ द वोट और नॉट टू वोट इज़ कंसिडर्ड अ करप्ट प्रैक्टिस। तो किसी को गिफ्ट देना या उसको कहना कि आप इलेक्शन से विड्रॉ कर लीजिए इज़ अ करप्ट प्रैक्टिस। Then appealing to the voters on the basis of religion, caste, race, community, language is also prohibited by law। Candidates जो होते हैं they cannot use improperly, they can't seek the assistance or take the help of the government machinery like government personals, including police, including armed forces, judges and magistrates। इनकी help नहीं ले सकते फॉर द इलेक्शन कैंपेन। देन एक डीलिमिटेशन कैंपेन कमीशन होती है इन द कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कंट्री को इंडिया की डिवाइड करती है इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने में बड़ी लगती हैं बिकॉज वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है, बहुत फैली हुई है, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देखने में छोटी लगती है, पर नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह पे रह रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी पॉपुलेशन एक जैसी होती है। और अब देर आर मैनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन पॉपुलेशन, तो इसलिए डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसको अपना काम करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम अगेन, ताकि डिलिमिटेशन से वो
कर डिसाइड करा जा सके कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी फिक्स करनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लोकसभा एंड द विधानसभा इलेक्शंस. देन डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका एक पर्पस है टू इंश्योर दैट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द सीट्स इज एज इक्वल टू द पॉपुलेशन, इक्वल एज पॉसिबल टू द कॉज, मतलब जितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में उस कॉन्स्टिट्यूंसी या उस स्टेट को सीट्स मिलनी चाहिए इन द राज्यसभा. आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि डिलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए. तो इंडिया में जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 1952, फिर 63 और 1973, उसके बाद 2002 में अपडेशन करा है. डिलिमिटेशन प्रोसेस इंश्योर करती है कि फ्री और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑफ द पीपल इन आर डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है जो एक ऑटोनमस मतलब इंडिपेंडेंट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि विच केम इनटू बीइंग ऑन 25 जनवरी 1950. तो ये जो कमीशन आपकी इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 और 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डील करती है विद द EIC, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टोरल मैटर्स. इलेक्टोरल कमीशन जो है EIC कंडक्ट कराती है इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो इनका सबसे ऊपर जो सुपरवाइजर ऑफिसर होता है दैट इज़ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स. Government, other government officers are also appointed for duties such as district election commissioners, returning officers, electoral registration officer होता है. मेजर फंक्शंस जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के ये होते हैं कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, इलेक्टोरल रोल मेंटेन कराए. इलेक्टोरल रोल मतलब जो जिसमें नाम लिखे होते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, दैट इज़ द इलेक्टोरल रोल. तो वो उसको प्रिपेयर कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं इलेक्टोरल रोल का, क्योंकि कुछ लोग की डेथ हो गई होती है, कुछ लोग इधर से उधर माइग्रेट कर गए होते हैं, कुछ लोग अभी अभी उन्होंने 18 एज इंक्लूड हुए होते हैं तो उनके नेम्स को इंक्लूड करते हैं, डिलीट करते हैं अकॉर्डिंगली. देन इट इंश्योर्स एलिजिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स आर इंक्लूडेड एंड इनएलिजिबल एंटिटीज़ आर रिमूव्ड. अगर कोई गलत नाम है वोटर लिस्ट में तो उसको हटाया जाए, जो एलिजिबल है उनको इंक्लूड करा जाए. इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि शेड्यूल और डेट्स कौन सी इलेक्शंस की होंगी. वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है जैसे वेदर, एग्रीकल्चरल साइकिल, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, फेस्टिवल्स को, एंड तब वो डेट्स को डिसाइड करता है. इट रजिस्टर्स द पॉलिटिकल पार्टीज और उनको इलेक्शन सिंबल्स एलोकेट करता है, मतलब उनके अप्रूव करता है इलेक्शन सिंबल्स को. वो क्लासिफाई करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनटू स्टेट पार्टीज़ एंड नेशनल पार्टीज़. एंड इट हेल्प्स इलेक्शन, जो कमीशन है उसकी ड्यूटी है टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस. इट ऑल्सो रेगुलेट्स द कैंपेन मतलब जो इलेक्शंस में जो कैंपेनिंग हो रही है क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत हो रही है. अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी कैंडिडेट को जो है हटा भी सकता है. और पूरी जो इलेक्टोरल जो कोऑर्डिनेशन होती है इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की उसको वो हेड करते हैं. मिशन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है टू हैव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस. तो इस तरह से अगर हम देखें इंडिया में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत वेल प्लान्ड है. हर चीज़ के लिए प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. अब ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में नई इंक्लूजन्स हैं. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है ऑफ द इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर्स लिस्ट का, ताकि कोई भी
नॉट एलिजिबल, जो एलिजिबल नहीं है सिटीज़न, वो उसमें इंक्लूड ना हो, इल एलिजिबल सिटीज़न। और जो एलिजिबल सिटीजन हैं वो गलती से छूटते नहीं चाहिए, बिकॉज स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उनका नेम इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन द वोटर्स लिस्ट। नेम्स रिवाइज करे जाते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जो अपने रेजिडेंस बदल लेते हैं, या किसी के दो वोट्स होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसके नाम होते हैं, तो अगर डुप्लीकेट एनरोलमेंट में है तो उसको हटाना। परमानेंट अनट्रेसेबिलिटी, मतलब अगर आपको ट्रेस नहीं करा जा सकता कि आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, देन आपका वोटर जो है लिस्ट में इंक्लूड करना। आपका जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, आप उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल वोट इलेक्टोरल रोल जब पब्लिश होगा तो उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस को बनाने के लिए इंडियन इलेक्शंस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट करा गया है। अनफेयर इलेक्शन मेथड्स को वीक करने की बहुत कोशिश करी जा रही है। इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ही इंक्लूसिव, इम्पार्शल, असेसिबल और ट्रस्टवर्दी तरीके का काम है। ड्यूरिंग 2024 इलेक्शंस जब हुए तो होम वोटिंग भी हुई उन लोगों के लिए जो 85 एंड अबव हैं और वोट जाकर नहीं डाल सकते इन द पोलिंग बूथ, तो उनके लिए वो उनको घर जाकर उनसे वोटिंग ली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यू measures for persons with disability, senior citizen, transgenders and particularly vulnerable tribal groups। तो इवन जो है EVMs with braille have been introduced। तो ये सब न्यू मेथड्स हैं ताकि इलेक्शंस और फ्री, फेयर और इंक्लूसिव हो सके। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रही है ताकि जो है इलेक्शंस और ज़्यादा बेटर हो सकें। तो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है थ्रू ETPBs। ETPB का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये जो सर्विस है ये आप पोस्टली अपना अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपना वोट इसके थ्रू कास्ट कर सकते हैं। देन वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है जो प्रोवाइड करती है वोटर्स टू रजिस्टर फॉर वेरिफिकेशन एंड फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ई विजिल है जो अलाउज द सिटीजन टू रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस एंड द इलेक्शन मिसकंडक्ट। मतलब अगर कोई कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो कर रहा, आप उसको विटनेस कर रहे हैं, तो आप इस पोर्टल ई विजिल पे जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर रॉन्ग यूज़ ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देन एरोनेट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम इलेक्टोरल रोल फटाफट मेंटेन करा जा रहा है, अपडेशंस हो रही हैं, सुगम जो है वो हेल्प कर रही है टू मैनेज व्हीकल्स फॉर इलेक्शन वर्क। सुविधा जो है वो हेल्प करती है कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज विद नॉमिनेशंस। उनको परमिशंस देती है कि रैलीज की परमिशन, मीटिंग्स की परमिशन, व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स को यूज़ करने की परमिशन देती है थ्रू द सुविधा ऐप। सक्षम ऐप है जो प्रोवाइड कर रही है कस्टमाइज सर्विसेज टू हेल्प persons with disabilities with votes registration and locating polling stations, ताकि जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनको ईज़िली जो है वो पोलिंग बूथ पे पहुंच पाएँ। तो टेक्नोलॉजी आज हमारे इलेक्शन मेथड को या इलेक्शन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं इंडिया में बहुत सारी हैं, 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, या तो कोई मेंबर खड़ा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर इलेक्शंस, या कुछ लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इन्फॉर्म करती हैं टू द वोटर्स अबाउट द कैंडिडेट कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होगा,
वो अपनी पॉलिसीज़, अपने डेवलपमेंटल प्लान्स को लोगों के साथ शेयर करती हैं। वो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज़ किसके बारे में वो डिस्कस करना चाहती हैं, वो लोगों के साथ शेयर करती हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज इज़ हेल्पिंग डेमोक्रेसी टू फंक्शन थ्रू गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड पब्लिक इंगेजमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ फंक्शंस हैं कि वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बुराई करके उसकी कमियां बताकर अपना पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करती है, और ऑपोजिशन गवर्नमेंट की जो लूप होल्स हैं या जो उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं उनकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करके अपनी तरफ का पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करती है। कैंपेन्स होते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ताकि जो पब्लिक है वो उनको सपोर्ट करे। पॉलिटिकल पार्टीज़ दे ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, क्योंकि वो एसोसिएटेड होते हैं विद अ सर्टन आइडियोलॉजी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी हेल्प करती हैं वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ अबाउट द कंट्री, अबाउट द रूलिंग एंड एवरीथिंग। फिर पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन है टू कंटेस्ट इलेक्शन, ताकि इलेक्शंस में पार्ट लें, जीते और गवर्नमेंट बनाएं। पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है जिसमें कि वो बताती है कि वो किस चीज़ों के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर इलेक्शंस जो है लड़ रही है, और अगर वो जीत गई तो इन मैनिफेस्टोज में जो बातें लिखी गई हैं वो उसको एक्शन में लाएंगी। देन पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन है कि वो जीते और गवर्नमेंट फॉर्म करे, और अगर वो नहीं जीतती और उसको माइनॉरिटी सीट्स मिलती हैं तो वो ऑपोजिशन का पार्ट फॉर्म करती है। और ऑपोजिशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो गवर्नमेंट को चेक करता है और गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक होने से रोकता है, उन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। सो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अब तीन तरह के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं। वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में है, टू पार्टी सिस्टम जैसे यूएस और यूके में है, पर इंडिया में हम मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कम्पीट करती हैं इन इलेक्शंस। अब इंडिया क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज की, कल्चर की, रिलीजन की, रीजनल जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। इसलिए एक या दो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन को जो है इन एक्शन नहीं ला सकती हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती हैं। इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट सूटेड है। नाउ वी कम टू अनदर कॉन्सेप्ट, डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। अब डिफेक्शन क्या होता है? इसमें जो जना किसी पार्टी से जीता होता है वो उस पार्टी को लीव कर देता है या स्विच कर देता है टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टार्ट्स वर्किंग फॉर देम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फॉर द टर्म। तो ये जो था प्रोसेस, इससे जॉइनिंग हो जाती थी और इससे जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स फॉल हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करा गया बाय द फॉर्मिंग ऑफ द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 1985 में थ्रू द 52nd अमेंडमेंट। वन मार्कर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग ये भी स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो 52nd अमेंडमेंट से जो है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आई, जिसका ये पर्पस था कि जो लोग डिफ्लेक्शन करते हैं, जो कैंडिडेट्स डिफ्लेक्शन करते हैं, उनको प्रिवेंट करा जा सके ताकि स्टेबिलिटी रहे गवर्नमेंट में। तो अ मेंबर of a parliament or a state assembly may be disqualified if voluntarily he gives up his membership of that political party, तो तब भी disqualify हो जाएगा, या he is against the party इंस्ट्रक्शंस और विप को नहीं फॉलो करता, तब भी उसकी मेंबरशिप जो है ले ली जाती है। स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड सच केसेस। अब लोकसभा में ऐसे केसेस स्पीकर डिसाइड करता है, और राज्यसभा में ऐसे केसेस चेयरमैन डिसाइड करता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आजकल अलायंसेस और कोलिशंस बना रही हैं टू फॉर्म
government, तो political party forms an alliance to contest election और form government, ताकि वो मिलकर political elections लड़ते हैं, या जब जीत जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं अंडर कोलिशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो ये जो कोलिशन ईरा है इंडिया में 1967 में ये शिफ्ट देखा गया, जब किसी सिंगल पार्टी को इलेक्शंस में वोट्स नहीं मिले, स्पेशली इन द स्टेट्स। तो बहुत सारी स्टेट्स में जो है कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। 1977 में जनता पार्टी ने जो है लोकसभा में, मतलब नेशनल लेवल पे फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनाई इन द ईयर 1977। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। अब जो कोलिशन पॉलिटिक्स है वो इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन द लेटर डिकेड्स। शुरू में क्या हुआ, जो शुरू में 1989 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी वो स्टेबल नहीं थी, बहुत जल्दी जल्दी गिर रही थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब हम अगर लास्ट डेकेड्स में देखें, पिछले कुछ 15-20 साल में देखें, तो कोलिशन गवर्नमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हो गई हैं। दे हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, दैट इज़ टू गवर्न द कंट्री। चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि वोटर नंबर इतना बड़ा है, बहुत सारे वोटर्स हैं, इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ पोलिंग स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, उनकी सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी है, डिफरेंस इन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। सो ये सब हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज है, जो वो दूर, जिससे वो लड़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। स्पेसिफिक चैलेंजेस हाईलाइटेड इन द चैप्टर इंक्लूड द मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड करी जाती है, फेक न्यूज़ जो स्प्रेड करी जाती है, एंड इंटीमिडेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। इलेक्शन कमीशन of India uses election laws like the Model Code of Conduct, EVMs, VVPAT। तो वीवीपैट क्या होता है, जब आप वोट करने जाते हैं तो आपको एक स्लिप ऊपर आके दिखाती है कि आपने किसको वोट डाला, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने आपका वोट डाला और किस जने को डाला है। सो वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन्स भी जो है इलेक्शन कमीशन जो है ऑर्गेनाइज करती है। एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेट एंड द constant vigilance can make the elections more representative, and it can lead to strengthening of democracy. Now we begin with the chapter Building Blocks in Economics, the Problem of Choice. अब नीड्स जो होती हैं वो असेंशियल्स होते हैं जो हमें चाहिए, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर। वांट्स जो होती हैं वो थिंग्स इंक्लूड करती हैं जो हमें चाहिए, जो हम सोचते हैं हमें चाहिए, जैसे गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स, वेकेशंस। इसी तरह से अब जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, हमें अनगिनत चीज़ें चाहिए, और वो चेंज भी होती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Individuals, enterprises, government constantly have to make economic choices. So choices जो है अराइज करती हैं जब रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और हमें चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस डिपेंड्स कि रिसोर्सेज चॉइसेस जो होती हैं वो इसलिए करनी पड़ती हैं बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं, जैसे वाटर, कोल, मैन मेड या ह्यूमन मेड हो सकते हैं, जैसे कैपिटल, टेक्नोलॉजी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, एंड बट उनके कुछ ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होते। देयरफॉर इकोनॉमीज must decide how to use these scarce resources efficiently, ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ता है,
दूसरे को गिव अप करना पड़ता है. तो वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव गिवन अप इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे यहाँ पर एक आप देख रहे हैं फिगर में, एक तरफ बार्ली दी हुई है, वीट. तो अगर एक फार्मर को बार्ली ग्रो करनी है और फीड ग्रो करनी है, दोनों ग्रो करने हैं, तो कितनी बार्ली वो ग्रो करे ताकि ज़्यादा वीट ग्रो कर पाए, या ज़्यादा वीट ग्रो करे ताकि कम बार्ली ग्रो कर पाए. सो इफ़ द फार्मर यूजेस लिमिटेड लैंड टू ग्रो मोर बार्ली, मोर वीट प्रोडक्शन may have to be sacrificed. तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी, दिस इज कंसिडर्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हेल्पिंग पीपल मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीशंस. नेक्स्ट हम आते हैं अपना प्रोडक्टिविटी कर्व पे. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो उसको हम पीसीसी कहते हैं. अब ये जो कर्व है ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये कर्व. सो इसको हम ध्यान से देखते हैं. ये जो कर्व है, दिस शोज अस द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल अवेलेबल यूजेस. The chapter uses the example of barley and wheat. The production of one crop requires sacrificing some quantity of the other crop. So this is represented a trade-off or an opportunity cost. तो आप देखिए points on the PCC represent the maximum output possible through efficient use of resources. PCC helps enterprises and government in planning and decision making. All points on the PCP show the maximum possible production using resources efficiently. Economic deals with a number of things like consumers, producers, financial institutions, government. इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है, जिसका जो वर्ड है ओनिकोनीमा. ओनिकोस मतलब होता है हाउस होल्ड, वाई नीमा, नीमन मीन्स मैनेजमेंट. तो इकोनॉमिक स्टडीज चॉइसेस, हाउ चॉइसेस आर मेड, वो हमें बताता है कि हम कैसे ऑप्टिमाइज करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स. इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इकोनॉमिक डिसीजंस अफेक्ट पीपल्स वेलबींग एंड द सोसाइटी एज अ होल. तो अगर इकोनॉमिक्स इज studying all about all this, it is making thoughtful choices with limited resources. That is what we are studying in economics. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द डाटा इन इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डाटा होता है, उसको एनालाइज करना होता है ताकि एक अच्छा डिसीजन लिया जा पाए, क्योंकि कोई गेसवर्क की स्कोप नहीं होता इसमें. फैमिलीज डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड ऑन नेसेसिटीज, हाँ, नॉन असेंशियल आइटम्स एंड सेविंग्स. गवर्नमेंट जो होता है वो यूज़ करता है टैक्स को, रेवेन्यू को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स. एंटरप्राइजेज जो हैं वो स्टडी करते हैं मार्केट को, मार्केट के ट्रेंड्स, इनोवेशंस को, इसके डाटा को एनालाइज करके अपना प्रोडक्शन प्लान करते हैं. इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एनालाइज करते हैं कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स बेटर हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे प्रोडक्शन के. सो डाटा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इकोनॉमिक्स में. स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का? पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल है इन ताकि गवर्नमेंट को एडवाइस कर पाए अबाउट टैक्सेशन, वेलफेयर स्पेंडिंग. बिजनेस में बहुत हेल्पफुल है इकोनॉमिक्स बिकॉज इट हेल्प्स द फर्म टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्लान देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली. रिसर्च एंड एजुकेशन में भी इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है इन टीचिंग द ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड फाइनेंस में भी जो इकोनॉमिक्स है वो एडवाइजिंग द इन्वेस्टर्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट. वो रिव्यू करता है इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स. इट कवर्स एरियाज
such as agriculture, industries, services, employment, inflation, education, health and infrastructure. और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये इट डिस्कसेस अबाउट द फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो कंट्री फेस कर सकती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स फॉर द पॉलिसी मेकर्स वाइल मेकिंग पॉलिसी डिसीजन, ताकि ये सारा एनालिसिस के थ्रू पॉलिसी मेकर को एक इंसाइट मिलती है, मतलब उसको समझ आता है कि पॉलिसीज़ को कैसे बनाएं ताकि बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए जा सकें थ्रू बेट एंड which will be very helpful for the country. अब स्केसिटी की वजह से थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, तो इसकी वजह से स्केसिटी अराइज होती है. तो स्केसिटी फोर्सेस द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी टू मेक थ्री चॉइसेस. अब वो तीन मेजर क्वेश्चंस हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम आंसर करेंगे वी विल अंडरस्टैंड कि हम क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें. सो इकोनॉमिक्स जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस पहले हम डिस्कस करते हैं. इकोनॉमिक्स मस्ट डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, हमें कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस. जैसे अगर हमें डिसीजन लेना है कि अगर हमें दो क्रॉप्स ग्रो करने हैं, या मिलेट्स और दूसरा एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, एक ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है, तो हम क्या ग्रो करें. अब फार्मर्स जो है वो चॉइस बनाएगा कि हम वाटर इंटेंसिव ग्रो करें सच एज शुगर केन और पैडी ग्रो करें, या ड्राउट रेजिस्टेंस ग्रो करें जैसे मिलेट और पल्सेस ग्रो करें. तो ये जो डिसीजन होगा, that decision may involve balancing short-term profits with long-term sustainability. So it is possible to produce everything. So we must choose what we must produce and what is the most beneficial. Better choices today lead to better future. तो अगर फार्मर देखेगा कि मेरे पास पानी कम है, तो और मेरे पास पैसा कम है, तो वो कहेगा ड्राउट रेजिस्टेंस ग्रो कर लो, प्राइस भी उसका बेटर है इन द मार्केट, तो ही विल प्रेफर ग्रोइंग दैट. सो व्हाट टू प्रोड्यूस ही हैज़ टू decide through the trade off or the opportunity cost. Then for whom to produce, अब हम कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं, उन पीपल की क्या नीड्स हैं, क्या इनकम है, क्या टेस्ट है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या उनकी परचेजिंग पावर है, ये सब हम ध्यान रखेंगे. तो अगर हम सपोजिंग शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें शूज़ किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हम बच्चों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफिस वेयर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्ट शूज़ कर रहे हैं, कैजुअल शूज़ कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट ग्रुप्स पता होने चाहिए, और उन ग्रुप्स की क्या इनकम, टेस्ट, लाइफस्टाइल होगी, परचेजिंग पावर क्या होगी, उस हिसाब से हम डिसाइड हमारा क्वेश्चन डिसाइड होगा कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बनाएं. फॉर whom we are producing will help you to analyze what we have to exactly produce. Then how to produce. अब प्रोडक्शन जो है आपको पता है, उसके लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है. तो अगर सपोजिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, तो हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे, मोर वर्कर्स को यूज़ करेंगे, लेस मशीन्स को करेंगे. अगर हमारा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, दैट मीन्स हम मोर मशीन्स हमें चाहिए, लेस वर्कर्स चाहिए, इसका मतलब हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होगा. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं ये हम जब अपनी चॉइसेस करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस. फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव, वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पे, क्या इंटरेस्ट रेट है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ द लेबर, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज, अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो अगर हमें कस्टमाइज डिज़ाइनर क्लोथ्स करने हैं तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए. अब हमें अगर हमें एक खूब सारे क्लॉथ्स
क्लोथ्स बनाने हैं फॉर मास प्रोडक्शन, तो हम मशीन मेड गुड्स करेंगे। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, और प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का। गवर्नमेंट ओनरशिप होती है ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड जो प्राइवेट ओनरशिप होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। हैवी रेगुलेशंस होते हैं और रूल्स होते हैं ताकि कंपटीशन को रिड्यूस करा जा सके, और incentives of innovations are not also much. Examples of planned economy are सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन मतलब जब वो यूएसएसआर था, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी जो है उसमें जो होता है वो इकोनॉमिक डिसीजंस मेनली डिपेंड करते हैं ऑन डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मार्केट में बहुत लिमिटेड होता है। इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं फैक्ट्री, शॉप्स, रिसोर्सेज को। कंपटीशन इज़ देयर अमंग द प्रोड्यूसर, और इस कंपटीशन की वजह से बेटर क्वालिटी, लोअर प्राइजेस, इनोवेशंस होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। गवर्नमेंट का जो मेन रोल होता है इन अ मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मेंटेन सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी आर जापान, हांगकांग, यूएसए। थर्ड तरह की जो इकोनॉमी होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों फैक्टर्स होते हैं, प्लान्ड और मार्केट के। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेज होते हैं, गवर्नमेंट भी जो है पार्टिसिपेट करती है इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। प्राइवेट में ओनरशिप एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सो it brings together the strength of both the systems to meet the people's need and to promote the growth। जो रोल ऑफ द गवर्नमेंट में प्रोवाइड गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेयर कंपटीशन रूल्स, ट्रांसपेरेंसी जो है बना के रखता है। और रोल ऑफ द मार्केट इज़ टू एनकरेज प्रॉफिट मेकिंग, इनोवेशंस एंड कंपटीशन। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आर इंडिया, चाइना पोस्ट 1978, जर्मनी एंड स्वीडन। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट को हम अब डिस्कस करते हैं, पब्लिक गुड। पब्लिक गुड एक ऐसा गुड है विच इज़ गुड, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है विच आर अवेलेबल टू एवरीवन विदाउट एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल्स। मतलब हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, जैसे पार्क्स हैं, रोड्स हैं, पुलिस सर्विसेज हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बेसिक एजुकेशन है। सो वी कैन नॉट प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम यूजिंग दिस। अब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो वी फॉलोड अ मोर स्टेट लेड अप्रोच सिमिलर टू द प्लान्ड इकोनॉमी। Government played a major role in industries, resources, and production. Important sectors such as banking, transport, heavy industries were determined by the public sector. But 1991 में major economic reforms introduce हुए, जिसके वजह से जो है रिड्यूस एक्सेसिव रेगुलेशंस, मतलब इतने रूल्स और रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो गया। इट इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज, प्राइवेट प्रोडक्शन ज़्यादा को बढ़ावा मिला। एंड इट ओपन द इकोनॉमी टू ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट होने लग गया। गुड्स एंड कैपिटल्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस था ट्रेड पे वो ख़त्म हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए। एंड दिस हैड लेड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। अब इसकी वजह से, ऐसा करने से इंडिया जो है, इंडिया इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग मोर मार्केट ओरिएंटेड एंड वाइल रिटेनिंग इट्स इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अभी भी वेलफेयर पॉलिसीज़ चलाती है, वेलफेयर चीज़ें कर रही है फॉर द पीपल, पर बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है इन इंडिया। Now we move to the last and final chapter of term 1, the price puzzle that drives the market.
तो डिमांड क्या होती है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। मतलब डिमांड वो होती है जो क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एक कंज्यूमर बाय कर लेता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड डिपेंड करती है नीड्स पे, प्रेफरेंसेस पे, सीजन्स पे, ट्रेंड्स पे और इनकम पे। डिज़ायर अलोन इज़ नॉट डिमांड। अगर हम डिज़ायर तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि हमें जो है स्विफ्ट कार चाहिए, ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, बट इट इज़ डिज़ायर। अगर हमारे पास पैसे हैं, इफ़ वी हैव द एबिलिटी टू बाय, then only it is a demand. So individual demand is the quantity an individual consumer wants to buy at different prices. Market demand क्या होते हैं? It is the sum total of all individual demands. मतलब जितने भी लोग हैं वो क्या क्या इंडिविजुअली डिमांड कर रहे हैं, अगर हम उसका टोटल कर दें ऑफ ऑल द कंज्यूमर डिमांड्स, देन इट इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। सो अगर जैसे मैंगोज़ हैं, अगर वो महंगे हो जाते हैं तो उसका प्राइस हम कम बाय करेंगे, अगर मैंगो सस्ते हो जाते हैं तो हम ज़्यादा बाय करते हैं। सो डिमांड मीन्स विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय। लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि जब प्राइस राइज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जब उल्टा होता है, जब प्राइस फॉल हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाती है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो जनरली स्लोप करता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप यहाँ पर ग्राफ पे देखिए, ए पॉइंट दिखा रहा है कि अगर 150 रुपीज़ प्राइस है तो हम 1 kg बाय कर रहे हैं, अगर 100 रुपीज़ प्राइस है तो हम 2 kgs प्रेफर कर रहे हैं बाय करना, और अगर 50 रुपीज़ कॉस्ट है तो हम 3 kgs बाय कर रहे हैं। दैट इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाती है। डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड कर्व। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि व्हेन द डिमांड शेड्यूल शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिमांड कर्व। जो वाई एक्सिस है उस पर आप देखिए जो है इट इज़ शोइंग द प्राइस, एंड जो एक्स एक्सिस है वो हमें दिखा रहा है द क्वांटिटी डिमांडेड। और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है विच रिप्रेजेंट्स दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो जैसे जैसे प्राइस राइज होगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब 150 रुपीज़ का था तो हम क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, जब 100 रुपीज़ हुआ तो हम 2 kgs खरीदने लगे, 50 रुपीज़ हुआ 3, 25 रुपीज़ हुआ तो 4 kgs, और जब 10 रुपीज़ हुआ तो हम 5 kgs खरीद रहे हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं ना, जब कहते हैं कि आम का सीज़न है, आम बहुत सस्ता है, तो आम जब आम सस्ता होता है तो चटनी भी बनती है, उसका अचार भी डलता है, स्क्वैश भी बनता है, तो कितने सारे यूजेस कर लेती हैं हमारी मदर्स। देन अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड कैन चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अदर दैन द प्रोडक्ट्स ओन प्राइस। अब डिमांड प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा क्यों और चेंज हो सकती है, उसके क्या फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स जो हैं वो सस्ते हो जाएं, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी महंगी हो जाए, टी सस्ती, तो हम ज़्यादा टी पीना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, गुड्स दैट जनरली आर यूज टुगेदर सच एज कार्स एंड पेट्रोल। तो अगर कार पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की बिक्री कम हो जाएगी। इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर ज़्यादा अच्छी इनकम लर्न करेगा तो उसकी डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज। अगर इनकम हो जाएगी कम तो डिमांड कम हो जाएगी गुड्स की उसके लिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो कंज्यूमर चॉइसेस आल्सो इन्फ्लुएंस डिमांड्स। अगर हम किसी चीज़ को बहुत टेस्टफुली चाहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा हम प्रेफरेंस करते हैं, तो हम सेविंग करके भी वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं चाहे वो एक्सपेंसिव हो। देन द पॉपुलेशन, the size or and the composition of the population also affects the market demand. Seasonality भी affect करती है डिमांड को, तो weather, festivals, cultural habits also influence the demand. Future prices of expectation, अब कई बार क्या होता है कि हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम उसको पहले से खरीद के स्टोर कर लेते हैं। सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस कैन
अफेक्ट द प्रेजेंट परचेज। तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में वो महंगा हो जाएगा तो हम प्रेजेंटली उसको ज़्यादा बाय करने लगते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिटी, इसका मतलब है जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय यूजिंग द सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। इसको इस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब है जो एडिशनल यूटिलिटी है दैट कीप्स ऑन फॉलिंग एज द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे में ऑल्सो डिक्रीज। जैसे एक गर्ल है, यहाँ पर आपको देखिए एग्जाम्पल में दी हुई है, शी लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम्स इन कोन्स। तो as Ria eats more and more ice cream cones, the extra satisfaction she gets from each individual cone decreases. तो जब वो फर्स्ट आइसक्रीम खाती है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 20 होती है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 होती है। जब वो सेकेंड कोन खाती है तो उसकी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी 35 हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी घट के 15 हो जाती है। अगर वो थर्ड कोन खाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो कि 60 होनी चाहिए वो बस 45 रह जाती है, सॉरी टोटल यूटिलिटी 45 हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी घट कर 10 होती जाती है। सो दिस इज शोइंग कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, शोइंग दैट diminishing satisfaction with each additional unit that we are consuming. Supply का मतलब होता है the quantity of a product that the sellers are willing and are able to offer at a particular price. अब जो सेलर होता है उसका मोटिव होता है कि मैं ज़्यादा सेल करूं, और ज़्यादा कब सेल करूं, जब प्राइजेस राइज हो। तो इंडिविजुअल सप्लाई वो होती है जो विच रिफर्स टू द quantity offered by one seller at different prices. मार्केट सप्लाई वो होती है जो सम ऑफ ऑल द सप्लाईज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सेलर्स टुगेदर, मतलब जितना टोटल दुकानदार बेच रहे हैं इन द सिटी वो मार्केट सप्लाई हो गई उस जगह की। और when more sellers offer more goods at a given price then market supply also increases. तो यहाँ पर आप देखिए कर्व दिया हुआ है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का। तो अगर प्राइस जो है वो 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड नॉट डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10। जब प्राइस 40 हो जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, हम 20 केजीज बेचना चाहते हैं। जब सप्लाई 40 के प्राइस 40 हो जाता है तो हम बेचना चाहते हैं और ज़्यादा, हम 30 केजीज बेचना चाहते हैं। जब 50 हो जाता है प्राइस तो हम सब और ज़्यादा बेचना चाहते हैं 40 केजीज। जब 60 हो जाती है तो हम 50 केजीज बेचना चाहते हैं। सो this shows that the law of supply is showing direct relationship between the price and the quantity supplied. The law of supplies दिखाती है there is a direct relationship between price and the quantity supplied. जब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी सप्लायर ज़्यादा करता है। व्हेन प्राइस फॉल होता है तो सप्लायर कम सप्लाई करना चाहता है क्योंकि उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्व में दिया हुआ है, अगर 20 रुपीज़ कॉस्ट है तो 10 सप्लाई कर रहा है, अगर 60 रुपीज़ कॉस्ट हो जाती है तो वो 50 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई जो है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहती है कि अगर प्राइस राइज हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा हो जाती है। डिटर्मिनेंट्स, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई को? इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। सो प्रोड्यूसर्स में स्विच टूवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जिसमें कि ज़्यादा प्राइजेस मिल रही हो। नंबर ऑफ सेलर्स अगर ज़्यादा हो जाए तो सप्लाई इन द मार्केट विल इंक्रीज। टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में। इनपुट कॉस्ट मीन्स चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई। अगर इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो सप्लाई जो है वो अकॉर्डिंगली अफेक्ट हो जाएगी। वेदर और नेचुरल कंडीशंस भी अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के लिए।
फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो है सब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो इंक्रीज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या टेम्परली विल्ड होल्ड हो जाएगी, उस हिसाब से वो अपनी सप्लाई को कम ज़्यादा करता रहता है. So these factors can shift the entire supply curve to the right or the left. Interaction of demand and supply. Prices are determined by the interaction between the buyers and the sellers. When demand exceeds supply, मतलब demand ज़्यादा है और supply कम है, then more buyers than sellers. So prices tend to rise. So यहाँ आप ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं कि कैसे प्राइजेस एक्सेसिव डिमांड की वजह से कैसे प्राइजेस राइज हो रहे हैं. सो एंड व्हेन सप्लाई एक्सीड, और जब सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है दैन द डिमांड, देन मोर सेलर्स आर देयर दैन बायर्स. सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स कम है, तो प्राइजेस टेंड टू फॉल. ये ये जो दोनों आई मीन ग्राफ्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा. मार्केट इक्विलिब्रियम जो है that occurs when the quantity demanded is equal to quantity supplied. मतलब दोनों चीज़ें एकदम, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है. At equilibrium there is no excess demand or shortage, there is no excess supply or surplus, there is no immediate pressure for the price to change. Equilibrium is the balance between the buyers and the seller. तो आप यहाँ देखिए डायग्राम में इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ प्राइस और सप्लाई एकदम सेम पॉइंट पर मिल रही है, दैट इज़ पॉइंट ई, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम प्राइस अगर हम देखें इस ग्राफ के हिसाब से तो वो है 100 रुपीज़. एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो है 10 kgs. यहाँ पर 12 kgs लिखा हुआ है, बट इट शुड बी 10 kgs. दैट इज द इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम इन द रियल वर्ल्ड. अब रियल वर्ल्ड में मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत देर तक स्टेबल रहेगा इज नॉट देयर. इक्विलिब्रियम डज नॉट रिमेन परमानेंटली फिक्स. डिमांड एंड सप्लाई कंटिन्यूसली चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, वैरायटीज़ बढ़ जाएंगी, तो हर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो जाएंगे. अगर वेजेस बढ़ जाती हैं तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज. अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा. इसी तरह से पॉलिटिकल इवेंट्स एंड वॉर्स भी अफेक्ट करती हैं मार्केट को. तो अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट होती है या कोई वॉर हो जाती है तो आपको पता है शॉर्टेजेस होने वाली हैं, तो प्राइजेस जो है राइज करते हैं. इसी तरह से जब पैंडमिक, वेदर कंडीशंस पे भी जो है इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है. डिमांड और सप्लाई कंटिन्यूसली चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. सो मार्केट्स देयरफॉर कंटिन्यूसली adjust towards new equilibrium level with change in times. Dynamic prices क्या है? Prices can change frequently according to the market conditions. Hotels are an example of dynamic pricing. Hotel tariffs may depend on the demand and the season. तो अगर हम सीज़न में जाते हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में अगर हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, होटल्स लिमिटेड हैं, तो प्राइजेस बहुत हाई होते हैं. द स्पीड ऑफ बुकिंग, अगर स्पीड ऑफ बुकिंग बहुत हाई है तो प्राइजेस हाई हो जाएंगे. प्राइस चेंजेस बाय नियर बाय होटल्स, अगर आप जिस होटल में बहुत हैवी बुकिंग्स जा रही हैं, अगर उसके आसपास और होटल्स खुल जाएं अच्छे, तो प्राइजेस फिर जो बड़ा होटल है उसके प्राइजेस फिर ठीक हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं. फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स ऑल्सो, अगर शादियों का सीज़न है तो बुकिंग्स ज़्यादा होती हैं, प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं. वेदर फोरकास्ट, अगर वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है कि वेदर अच्छा रहने वाला है तो
प्राइजेस अच्छे हो जाते हैं, मतलब आपको गुड प्राइस, ज़्यादा प्राइस में जो है होटल्स मिलते हैं। अगर रेनी वेदर है तो कम लोग आएंगे बाहर, तो जो है प्राइजेस फॉल कर जाते हैं। डेज रिमेनिंग बिफोर अराइवल, तो अगर आप पहले से बुकिंग कराते हैं तो आपको सस्ती मिलती है, पर आप ऑन द वर्ज कराते हैं, जब आपको जाना है तभी बुकिंग करा रहे हैं तो कॉस्टली होता है। सो प्रीवियस बुकिंग ट्रेंड्स क्या हैं उसको भी फॉलो करा जाता है। हाउ इट वर्क्स, हाई डिमांड, लो डिमांड, एंड हाई डिमांड मीन्स हाई प्राइसिंग एंड हाई प्राइसिंग मीन्स लो डिमांड, ताकि डिमांड लोअर हो जाए। So this demonstrates how changing demand and supply affects the real world prices. Role of the government in economy. India has a market based regulated economy. Prices generally depend करते हैं on demand and supply. However, market may not always produce fair outcomes. Government कभी कभी intervene कर देती है to protect vulnerable groups, to ensure access to essential goods to other, तो प्राइस पे सीलिंग लगा देती है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंटरवीन व्हेन गवर्नमेंट मार्केट्स अंडर प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, और व्हेन मोनोपलीज क्रिएट अनफेयर आउटकम्स, तब वहाँ पर भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। सो द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर एवरी वन, वी नो। सो मार्केट में फेल व्हेन some people are exploited. Markets may fail when some people are exploited. Essential goods are unaffordable, मतलब वो हम buy ही नहीं कर पा रहे हैं. Public goods are not provided to the people. Monopolies create unfair conditions. So that is the condition when markets fail. तो पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं रोड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, sanitation in the country. So government steps in to make market work better and society more fairer. Regulations of unfair practices, तो बहुत सारी unfair practices होती हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है मार्केट्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो इट में कंट्रोल प्राइजेस ऑफ असेंशियल गुड, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है प्राइसेस अगर बहुत हाई जा रहे हैं ऑफ असेंशियल गुड्स। इट में रेगुलेट मोनोपलीज एंड अदर अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस, उसको भी रेगुलेट, उसको चेक कर सकती है गवर्नमेंट। देन रेगुलेटर्स हेल्प इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो गवर्नमेंट देखती है कि हर सेक्टर में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो है कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें, फेयरनेस होनी चाहिए। सो दिस क्रिएट्स अ हेल्दी एंड अ फेयर मार्केट प्लेस फॉर ऑल। सो मार्केट प्लेस फेयर रहे, ये गवर्नमेंट जो होती है रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकती है इफ द नीड बी। सो इफ वी सी ट्रांसपेरेंसी अगर हमें लानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो, क्योंकि फेयर रूल्स मींस फेयर प्ले, दैट इज पार्ट ऑफ द रेगुलेशन। अब कुछ आपको नए टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करते हैं जो मार्केट प्लेस में होती है, दैट इज़ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग में क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा बिकने लगे तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो, तो एक प्राइस सीलिंग लगाई जाती है, एक लिमिट लगाई जाती है कि सेलर इस परमिटेड प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकता। It may be used for essential goods such as medicines to prevent overcharging, जैसे कोविड में बहुत ओवरचार्जिंग हो रही थी तो सीलिंग लगाई गवर्नमेंट ने। सो if if the market set below the market, if the price is set below the market price, then it can sometimes reduce the producer's willingness to supply and create shortage, तब भी गवर्नमेंट जो है सीलिंग लगाते हैं। तो ये डायग्राम जो दिया हुआ है प्राइस सीलिंग का, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्राइस फ्लोर क्या होता है, इट इज़ अ प्राइस फ्लोर इज़ अ मिनिमम प्राइस बिलो which a good or a service or a labor cannot be
प्राइस, जैसे इंडिया में मिनिमम वेज एक्ट है कि इससे कम आप वेजेस नहीं दे सकते, इसी तरह से प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना मिनिमम है, इससे कम में आप नहीं बेच सकते. To be effective, it must generally be above the market equivalent price. Minimum wages are an example discussed in this chapter, which I also gave you just now. तो ये diagram again practice करिए, important है. Monopoly means it exists when a single seller or producer, जो single seller or producer है, he is controlling the supply of a product or service which with no close substitute. तो वो मोनोपोली होती है, तो वो जितना मर्जी हायर प्राइस सप्लाई करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है सप्लाई को, प्रोवाइड पुअरर क्वालिटी, क्योंकि उसको पता है कोई कंपटीशन नहीं है. इसी तरह से अब हम आते हैं टुवर्ड्स पब्लिक गुड. अब पब्लिक गुड का मतलब रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब पब्लिक गुड्स हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स. इसके अलावा नेशनल डिफेंस, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. अब प्राइवेट फर्म्स जो हैं पब्लिक गुड को अगर वो प्रोवाइड करेंगी तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए. तो प्राइवेट फर्म्स में नॉट provide enough of these goods because they are generally direct, because they वो उनका प्लेन जो प्राइवेट फर्म्स का मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना, और पब्लिक गुड्स जो होती हैं सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं, इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन गुड्स को जनरली नहीं जो है सस्ते दाम पे प्रोवाइड करता. अगर वो प्रोवाइड कर रहा है देन इट इज़ चार्जिंग वेरी हाई. द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन मतलब जो दखल देता है इन द मार्केट, उसकी कुछ लिमिटेशन है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ यूजफुल व्हेन मार्केट इज़ इनसफिशिएंट एंड अनफेयर, मतलब जब मार्केट में अनफेयरनेस हो तब आप ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे. हाउएवर एक्सेसिव इंटरवेंशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन करेगी मार्केट में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. प्राइस कंट्रोल बिलो मार्केट लेवल में रिड्यूस द प्रोड्यूसर्स इंसेंटिव एंड कुड कॉज शॉर्टेज. तो अगर प्राइस को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा प्रोड्यूसर को, तो कहेगा जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों बनाऊँ, तो दैट विल लीड टू शॉर्टेज. Excessive regulations, license and permits also जो है वो burden डाल देता है on small businessmen. So therefore government intervention जो होती है वो limited होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर government intervention बहुत ज़्यादा होगी तो it will not be good for production. So with this our revision is over for term 1. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे कर लीजिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपका अच्छे से जो है रिविज़न हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन. मैं आपको आई विल लाइक टू विश यू गुड लक. अपने ऊपर विश्वास रखिए, ध्यान से चीज़ों को समझिए. जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, जो मैप वर्क मैंने आपको समझाया है, उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में मैप वर्क डायग्राम ज़रूर आएगा. सो थैंक यू चिल्ड्रन. बाय.